नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे, ठीक है? और 8 मॉक तक हम लोग कर चुके थे और ये आपका 9वाँ मॉक है, यानी मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आप इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन में जाके आप इनको फ्री मॉक वाले कॉलम में जाके इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक? फ्री टेस्ट में आप जाके इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। ये ओपन टू ऑल है सभी के लिए। सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहले से देखो, ये 9th नंबर है, मॉक नंबर 9। क्वेश्चन नंबर पहले से देखो, कह रहा है कि कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार। मनोविकार उत्पन्न हो रहा है और ये जो मनोविकार है, ये है कैसा? आह्लाद युक्त। ठीक, तब कौन सा रस होता है? अगर आह्लाद युक्त मनोविकार उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हास्य रस होता है। हास्य रस। और रसों के संबंध में 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है, पता है आपको? चलिए, भरत मुनि को उठा लो। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र इसमें भावों की संख्या कितनी बताई है? क्या बता सकते हो आप? ये सवाल आपसे पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी नई एजेंसी के द्वारा। ये बताई गई है 49। इसमें 33 संचारी भाव हैं, याद रखो। संचारी भाव या फिर व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव इसमें 8 सात्विक हैं और इसमें 8 ही स्थायी भाव हैं। ठीक, तो ये भरत मुनि जी का आंकड़ा है, याद रखिए। सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। इसमें क्या कह रहा है? मयूख, अंशु, कर, रश्मि, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे आपने पढ़ा होगा किरण के बारे में। देखो, अगर हम एक शब्द लें किरण, ठीक, और हम कहें कि इससे मिलते जुलते हमें शब्द बता दो, तो एक तो रश्मि हो गया, और बताओ, और अंशु हो गया, और बताओ, मरीचि, चलो और बताओ इससे मिलते जुलते शब्द, कर और केतु। ठीक, ये सारे इसके पर्याय हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कमल के पर्याय, कमल से मिलते जुलते कुछ शब्द मुझे बता दो। जैसे अरविंद, इसका पर्याय है। आपने राजीव का नाम सुना होगा, राजीव शब्द से आप परिचित होंगे। आप जलज, जा से जन्म लेना और जा से जल यानी जल में जन्म लेना, तो जलज से आप परिचित होंगे। या फिर सरोज, सरोज में जो जन्म ले। पंकज, पंक में जो जन्म ले। अंबुज, अम्ब यानी अंबु में जो जन्म ले। इसके अलावा पुंडरीक, इस शब्द से भी आप परिचित होंगे। तो ये सारे के सारे इसके पर्याय हैं। या फिर एक और नलिन, जलजात, है ना? ये सारे कमल से मिलते जुलते शब्द हैं। एक मैं और लेता हूं, मैंने शब्द लिया मोर। क्या मुझे बता सकते हो इसके पर्याय कौन है? जैसे मयूर हो गया, ठीक है। शिखी, शिखी, वर्ही शब्द से आप परिचित होंगे। सारंग, ये भी इसी का पर्याय होता है। इसके अलावा केकी भी इसी का पर्याय होता है। तो ये सारे के सारे मोर के पर्याय हैं। तो कमल होगा, मोर होगा, किरण होगा। सी पार्ट इसका सही है। तीसरे में आओ। ये उपन्यास आपसे पूछा गया, कह रहा है कि झूठा सच एक उपन्यास है। ये किसका है? अज्ञे का है, नागार्जुन का है, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर यशपाल का है? ये है यशपाल का। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। फोर्थ में कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार। और इसमें श्लेष अलंकार में आपने पढ़ा होगा, दरअसल यहाँ श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। और इसमें सामान्यतः श्लेष अलंकार जब भी पढ़ते हो, इसमें 2 बातों पर खासा ध्यान रखा जाता है। कौन-कौन सी? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, ठीक? एक से अधिक अर्थ हों और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित होते हैं। तो यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखो 5 नंबर। 5वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेंद्र कुमार हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, या फिर अमृतलाल नागर हैं? कौन सा है इसमें?
दरअसल क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें नानाबतीज हो जाएगा, ये सारे के सारे हैं। जैनेंद्र भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब भी हैं, नागर साहब भी हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, में अगर हम ये जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, अगर इनको हम एक एक करके बारी बारी से देखें, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला तो कब है। जैसे जैनेंद्र कुमार, इनको 1966 में मिला था मुक्ति बोध के लिए, मुक्ति बोध के लिए। ठीक, ये लिखा है भगवती चरण वर्मा, इनको मिला था 1961 में, 1961। और किसके लिए मिला था, ये मिला था भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। बच्चन साहब को कब मिला था, ये मिला था 1968, 1968 में। इनको मिला था दो चट्टानों के लिए, इनकी रचना। और ये है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर को 1967 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और किसके लिए मिला था, इन्हें मिला था अमृत और विष के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखो, इसका सही उत्तर होगा ननापीस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, इसमें कौन सा छंद है। इसमें छंद आपने दोहा पढ़ा होगा। अच्छा, दोहा की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हम इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज पता हो, जैसे ये लिखा मैंने दोहा, ये कैसा छंद है, तो आप बताओगे यह अर्ध सम छंद है, यानी कि मात्रिक आधार पर, यह मात्रिक आधार पर अर्ध सम छंद है। ठीक, और इसके अलावा जो इसमें चार चरण हैं, आमतौर पर छंद में चार चरण होते हैं, तो एक तो विषम जोड़ी होती है, एक और तीन की, और दूसरा होता है सम जोड़ी। सम जोड़ी का मतलब विषम चरण, और दूसरे हो गए सम चरण। तो अब मुझे बताओ, जो विषम चरण होते हैं उनमें कौन कौन सी कितनी मात्राएं होती हैं। इसमें होती हैं 13 13 मात्राएं, यानी एक और तीन में 13 13। और सम में कितना होता है, सम में होती हैं 11 11 मात्राएं। ठीक, और इसमें इसकी खास बात एक ये होती है कि यति चरण के अंत में होती है, यति चरण के अंत में होती है। अच्छा, अब वापस आ जाओ जरा। कह रहा है कि ये जो दोहा लिखा है, इसके प्रथम चरण में 13 13 मात्राएं, यहाँ पर 13 13, और यहाँ 11 11। अब इनको जोड़ लो जरा, दूसरा चरण उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए, है ना। तो अब आप यहाँ पर 13 देख लेना, इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो, 1 2 1 2, ऐसे। ये शायद आपने पढ़ रखे होंगे जहां से भी आपने हिंदी तैयार करी होगी। चलिए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में कह रहा है कि कमला में कौन सा गण रूप है। गण रूप में आपने पढ़ा होगा छंद के जो सूत्र संकेत होते हैं, छंद के सूत्र संकेत, ये आपने पढ़ा होगा यगड़, मगड़, इसके अलावा तगड़। तो कुल मिला के सगड़ जगड़ भगड़, इस तरह से ये पूरा का पूरी आपने लिस्ट तैयार करी होगी। अब इसी में से एक आता है, लिखा है कमला। देखो यहाँ पर आओ जरा, मैं दो तीन बातें यहाँ से छंद के सूत्र संकेत में आपको बताता हूँ। आपने छंद के सूत्र संकेत पढ़े होंगे, है ना, ये आपको पढ़ाया गया होगा, छंद के सूत्र संकेत। और सूत्र संकेत कौन कौन से हैं, जैसे यमाता, मातारा, इसके अलावा ताराजा, राजभा, ये सारे के सारे सूत्र संकेत हैं। जभान, भानस, भानस के अलावा नस्ल, इसके अलावा सलगा। और जब आप सलगा पढ़ते हो, तो इसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सलमा का, सलमा। इसमें मात्राएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले छोटी लघु मात्राएं, फिर एक दीर्घ मात्रा आएगी, 1 1 2, ये मात्रा बनेगी। और यहाँ पर नाम इसका है सगड़। ठीक, अब यहाँ पर आओ, ये जो सलमा लिखा है उसी से मिलता जुलता है कुछ कमला। और कमला में भी क्या हो जाएगा, सलमा में था सगड़, तो कमला में भी क्या होगा, कमला में भी सगड़ होगा। ठीक, और मात्राएं लघु, इस प्रकार से लघु और गुरु मात्राएं, मात्राओं का इसमें संयोग होगा। ठीक है, तो खैर 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है।
विशेषण की बात कर रहा है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं? आपने विशेषण में विशेषण टॉपिक जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा। चलो बताओ, रिवाइज करो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं विशेषण की अवस्थाएं, तो पता है आपको विशेषण की अवस्थाएं क्या है? देखो, तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं, ये कौन कौन सी हैं? एक तो होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, और एक जो तीसरी अवस्था होती है इसे कहते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। ठीक। अब इसमें आप उत्तरावस्था को उठाओ जरा। उत्तरावस्था, इसमें क्या इसकी खास बात होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? दरअसल इसमें गुण एवं दोष की तुलना की जाती है। गुण और दोष की तुलना इसमें की जाती है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण और दोष की तुलना की जाती है, और ये बढ़ा चढ़ा के, तो आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9 में कह रहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किस कवि ने कहा है? ये मलुकदास जी ने कहा है, या दादू दयाल ने, श्याम सुंदर जी ने कहा है, या फिर सुंदरदास ने? ये कहा है मलुकदास जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाओ। 10th में कह रहा है 10वें में कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप है? पहले तद्भव आएगा, इसके बाद आएगा तत्सम। जैसे ये लिखा है फूल पुष्प, ये वाला बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अब ये लिखा है अंधा और अंधक, मैंने लिखा अंधा, इसका हो जाएगा अंध। ठीक। फिर मैंने लिखा पसीना, इसका हो जाएगा प्रस्वेद, तत्सम। इसके अलावा मैंने लिखा चबाना, और इसका हो जाएगा चवर्ण। ठीक है, तो ये आपके सही होंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब यहाँ पर आओ, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैंने आपको अपभ्रंश की एक लिस्ट बताई थी, याद करो जरा। अपभ्रंश, और इसके अलावा आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं, कुछ याद आ रहा है? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा शौर सैनी। शौर सैनी, मुझे बताओ ये जो शौर सैनी अपभ्रंश है, आधुनिक भारतीय भाषाएं इससे संबंधित कौन कौन सी हैं? एक तो पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा राजस्थानी, राजस्थानी के अलावा ब्रज भाषा इसी से संबंधित है, और इसके अलावा खड़ी बोली, ये भी इसी से संबंधित है। इसके अलावा पैशाची अपभ्रंश से कौन कौन सी संबंधित हैं? जैसे लहंदा, और इसके अलावा पंजाबी। ठीक है, ये पैशाची अपभ्रंश से संबंधित है। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ प्राचीन से कौन संबंधित है, तो आप बताओगे सिंधी। ठीक। इसके अलावा खस से, खस अपभ्रंश इससे संबंधित है पहाड़ी कुमायूं। पहाड़ी कुमायूं। ठीक है, पहाड़ी कुमाऊनी, कुमायूं नहीं बल्कि इसे कुमाऊनी लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, कुमाऊनी। इसके अलावा गढ़वाली। ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई खस की। क्या मुझे बता सकते हो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? महाराष्ट्री अपभ्रंश इससे संबंधित कौन है? मराठी। ठीक। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी इससे संबंधित कौन है? तो आप बताओगे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। ठीक। और पूर्वी हिंदी के अलावा अवधी है, अवधी के अलावा बघेली है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी है। ठीक, ये तो हो गई अर्धमागधी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अर्धमागधी छोड़ो, मागधी को उठा लो। मागधी अपभ्रंश इससे संबंधित कौन कौन है भाषाएं? तो मागधी में आ जाएगी बिहारी, मागधी में आ जाएगी बंगाली, इसमें आ जाएगी उड़िया, और इसमें आ जाएगी असमिया। ठीक। तो अब वापस आओ जरा, सवाल में पूछा क्या था? कह रहा है कि अवधि,
ये अवधि किस बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि कहाँ से विकसित हुई है? अर्धमागधी से, है ना? अभी मैंने एक टेबल लिखाई थी आपको, अवधि, अर्धमागधी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है काशिका, ये किस क्षेत्र की बोली है? ये है बनारस की, याद रखिएगा। काशिका बनारस, काशिका बनारस की बोली को आमतौर पर काशिका कहा जाता है। 13 नंबर में आ जाओ। 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। और भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं तथा उच्च न्यायालय हैं, इनकी भाषा संबंधी निर्देश आर्टिकल 348 में वर्णित हैं। 348 कह रहा है। फिर आगे कह रहा है भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 210। इसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन मिलता है। और आगे कह रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1960 में हुई थी। क्या ये सही है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुई थी। हाँ, 1 मार्च 1960 को। ठीक, तो यहाँ पर सही हो जाएंगे सभी। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। 14 कह रहे वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, कौन सा शब्द सही है? इसे सधवा कहेंगे, बंध्या कहेंगे, वैवाहिकी कहेंगे या फिर विवाहिता कहेंगे? क्या कहोगे आप इसे कहोगे वैवाहिकी। अच्छा, ये लिखा है सधवा, बंध्या और विवाहिता। इनके भी अनेक शब्द देख लेते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक मैंने सवाल यहाँ पर लिखा, जिस स्त्री को संतान ना हो। जिस स्त्री को संतान पैदा ना हो, होती हो, उसे कहेंगे वंध्या। ठीक, एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मैं अनेक शब्द लिख रहा हूँ और इसका अर्थ उत्तर मुझे बताना। मैंने लिखा जिस स्त्री, स्त्री से ही संबंधित मैं सारे के सारे लिखे दे रहा हूँ। जिस स्त्री का पति जीवित हो, आप क्या कहोगे इसे? कहोगे सधवा। ठीक, विधवा नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा विधवा, जिसका पति जीवित ना हो। अच्छा, एक सवाल मैंने और लिखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मैंने लिखा जिस लड़की का विवाह हो चुका हो। लड़की का विवाह हो चुका हो, बता सकते हो? इसका जो उत्तर होगा वो होगा विवाहिता। कंफ्यूज मत होना वैवाहिकी और विवाहिता में। हाँ, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15 में क्या कह रहा है? अशक्त का पर्यायवाची कौन सा होगा? अशक्त का पर्यायवाची क्या होगा? अशक्त का होगा ढीला, ढीला ढाला। अशक्त है, शक्ति ही नहीं उसके पास है, मंद है, बहुत धीमा है, सुस्त है ना? या फिर आलसी है। ये सारे के सारे इसके पर्याय हो जाएंगे, यानी मंद हो जाएगा। अशक्त का पर्यायवाची, हाँ ठीक है, मंद ही सही होगा। अच्छा, ये जो वंचक लिखा है, वंचक का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ठग। ठीक, वंचक। ये लिखा है निर्जर, ये किसका, इसका अर्थ होता है देवता। आमतौर पर देवता का पर्याय भी होता है निर्जर। निष्णात, इसका मतलब होता है कुशल, पटु, कुशल या फिर पटु। तो ये अलग है, इसका सही उत्तर होगा ए पार्ट। अब आगे देखो 16। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण एक जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पश्च स्वर, विव्रत स्वर या फिर मध्य स्वर? और ऑप्शन क्या दिए हैं? अग्र स्वर। इसमें सही उत्तर होगा विव्रत स्वर। स्वरों की आपने कई सारे टाइप्स पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक विव्रत स्वर। नेक्स्ट देखो 17। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, वाक्य की गति यानी कि वाक्य बोला जा रहा है और वहां पर वो विराम हो गया, विचार के तार टूट जाए, यानी कि आपने उस वाक्य के आगे विचार करना ही बंद कर दिया, जहां वहां पर किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हो? जैसे मैंने लिखा राम खाता है। अब यहाँ राम खाता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, तो अब यहाँ हम पूर्ण विराम लगा देंगे, यानी वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, 18 में आ जाओ। 18 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष, इसको कहेंगे प्रति धन अक्ष। प्रति अक्ष यानी ई आ गया और आ गया, या बन जाएगा। यहाँ पर यण संधि हो गई, है ना? ये जो रूल है यण संधि का है, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। इसमें कह रहा है अधिकृत शब्द का विलोम बताओ। अधिकृत का विलोम, यहाँ पर लिखा है अनधिकृत, अनाधिकृत,
प्राधिकृत क्या होगा इसका? जैसे आ, मैं कुछ यहाँ पर शब्द लिखता हूँ, ठीक है। एक मैंने लिखा अधिकृत। क्या होगा इसका? अधिकृत का इसका होगा अनधिकृत। अनधिकृत यानी कि बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। एक शब्द मैं और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा अधिकार। क्या होगा इसका? अनधिकार। फिर एक शब्द मैंने लिखा साधिकार। क्या होगा इसका विलोम? इसका होगा निरधिकार। एक शब्द मैं और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा अधिष्ठित। अधिष्ठित, ठीक। अब बताओ इसका विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा अनधिष्ठित। अनधिष्ठित, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 20 में। 20 में कह रहा है जब कर्ता एक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया, आपने क्रिया के भेद पढ़े? जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आपने क्रिया के भेद पढ़े होंगे। क्रिया के भेद, ठीक। कौन कौन से भेद? एक तो आपने पढ़ा होगा सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरी पढ़ी होगी आपने अकर्मक, अकर्मक क्रिया। आपने कुछ अन्य क्रियाओं में एक क्रिया और पढ़ी होगी जिसे कहते हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें होता ये है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहली क्रिया जो होती है वो पूर्णकालिक होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा उसने नहाकर भोजन किया। ठीक, गौर करना। उसने नहाकर भोजन किया। तो यहाँ पर ये जो नहाकर है, भाई पहले नहाया है, इसके बाद फिर वो दूसरी क्रिया में लिप्त होने गया है। तो ये जो शब्द आया है, ये जो क्रिया हो रही है नहाकर, ये हो जाएगा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करे ठीक उसी क्षण दूसरी क्रिया में चला जाए तब ऐसी स्थिति में होती है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। कह रहा है कि तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी कपार्दिकी, अपाहिज आपाद हस्त, ओस अवश्याय। ये सही है। गोहूम गलत हो जाएगा, इसमें गोधूम होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये सारे के सारे। जैसे मैंने लिखा अपाहिज, क्या होगा इसका? इसका होगा अपाद हस्त। अपाद हस्त। मैंने लिखा कौड़ी, इसका क्या होगा? इसका होगा कपर्दिका, ठीक। फिर मैंने लिखा ओस, ओस का क्या हो जाएगा? ओस का हो जाएगा अवश्याय। अवश्याय, ठीक। इसके अलावा अगर मैं गेहूं लिख दूं तो इसका हो जाएगा गोधूम। गोधूम, ठीक है। हाँ, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द श्रेष्ठ होगा, द्विज होगा, सोम होगा या फिर वर्ण होगा? इसमें ये लिखा है मैंने द्विज। इसके अनेकार्थक आपको पता होंगे। जैसे पक्षी को भी कहा जाता है, एक बार पक्षी अंडे से निकलता है और एक बार उसका जन्म। इसके अलावा ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी कहा जाता है, एक बार वो जन्म लेता है और दूसरा उपनयन संस्कार। दांत, दांत को भी द्विज कहा जाता है, दो बार निकलते हैं ना। तो ये सारे के सारे, चंद्रमा को भी द्विज। तो ब्राह्मण और चंद्रमा, ठीक। इसमें हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। पत्र शब्द का अनेकार्थक इनमें से कौन है? पत्र का अनेकार्थक क्या होगा, बता सकते हो? कई सारे इसके अर्थ होते हैं। पत्र का अनेकार्थ, इसके कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं, पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं कि भैया हमारा पत्र भेजाओ, है ना। पत्र आया है। इसको हम पंख भी कहते हैं। हम धातु का पत्थर एक होता है, धातु का पत्थर। या फिर पत्र को हम समाचार पत्र भी कहते हैं। तो पानी गलत हो जाएगा, पवित्र पन्ना सांप पत्र का गलत हो जाएगा, पत्ता चिट्ठी और पंख यही सही होगा, सी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। यौगिक नहीं, इन्हें कहा जाता है योग रूढ़। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुआ है? भारतीयता नहीं, अभिमानी। अभिमानी ही सही होगा, इसमें अभी और ई का इस्तेमाल किया गया है, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बर्फ तो ठंडी होती है, इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना मूर्खता है। आग के साथ आप गर्म क्यों यूज कर रहे हो? ये तो आग बोल दिया तो मतलब गर्म है वो। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक। कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक करके सभी मर गए। आगे बढ़ो जरा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अच्छा, इसमें ये लिखा है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। स्वस्थ्य, ये गलत है, इसको ध्यान से पकड़ो। ये अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो इसको पकड़ नहीं पाओगे। स्वस्थ रहें ऐसे लिखते हैं, स्वस्थ। और अगर स्वास्थ्य लिखना होता है तो स्वास्थ्य लिखते हैं, है ना? ये गलत हो जाएगा। एक एक करके सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, ये होगा। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ, ये ठीक है। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 28 में, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी इनमें से किस विद्वान ने बनाई है? संयुक्त सर्वनाम, ये पृथक श्रेणी किसने बनाई है? ये बनाई है डॉक्टर दीमशित्स ने। याद रखो इनका नाम पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि पूछे जाए। शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम क्या होता है? शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम होता है वचन। एक वचन, बहुवचन वगैरह। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण। प्रतिक्षण इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। ठीक। बी पार्ट सही हो जाएगा। अब यहां से आपकी रीजनिंग शुरू है। रीजनिंग देखो, कह रहा है कि सबसे पहले 31 नंबर देखो। कह रहा है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, इस तरफ। मान लेते हैं श्री जेड यहां पर खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं। इधर की तरफ मुंह किए थे और अब वो बाएं मुड़ गए, तो ऊपर ऊपर की ओर चलेंगे। 5 किलोमीटर चलते हैं। ये चल गए ऐसे 5, यहां तक आ गए 5। बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं, यहां पर है ए। ठीक। फिर वे दाएं मुड़ते हैं तो इधर की तरफ दायां है, तो अब यहां से यहां चलेंगे, ये 4 चल गए। और बी पर पहुंच जाते हैं, ये हो गया बी। फिर वे दाएं मुड़ते हैं तो नीचे हो जाएगा दायां, और 3 चलते हैं तो मान लेते हैं ये 3 है। और सी पर पहुंच जाते हैं तो सपोज ये सी है। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 चलते हैं। अब इस बार मैं इसको 5 को थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर। अब इस बार वो उसने क्या किया, मिस्टर जेड ने, कि वो दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर चले। अब मुझे बताओ दायां इधर की तरफ होगा। 4 ये चल गए और 10 चलना है, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे डी पर। और ये 10 टोटल, 4 ये और 6 ये। बिंदु डी अब जेड डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा में है? इधर की तरफ है, यानी पश्चिम दिशा है ये, है ना? पश्चिम, सी पार्ट। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को किसी नियम के आधार पर हल किया गया है। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन क्या दिए हैं जरा एक बार मैं देख लूं। 91, 73, 21, 81, 73, 22। 91, 73, 22, 21 और 81, 73, 21। अच्छा, ये दिए है ना? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट रुको जरा। 32 नंबर, ये लिखा है 2, 5, 7, 11, 2। पैटर्न समझो, ये लिखा है 211, 752। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें तो ये 752 लिखा है, और इसको ऐसे पढ़ें इस डायरेक्शन में तो ये 211 लिखा है। हाँ ठीक है, आ गया। देखो, ये लिखा है, गौर करना, 257, और ये लिखा है 257, और ये लिखा है 11 और 2। अब एक काम करो, राइट से लेफ्ट की तरफ आप लिखते चले जाओ। जैसे ये लिखा है 2, 1, 1, तो मैंने क्या लिख दिया? 2, 1, 1। यहाँ पर लिखा था 7, 5, 2। एज इट इज उठा लो राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ लिख दो 7, 5, 2। अब इसमें आ जाओ। ये लिखा है 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, तो ऐसे लिख दो 2, 1, 4, 1। ये लिखा है 9, 2, 1। यहाँ लिख दो 9, 2, 1, है ना? 2, 1, 4, 1, 9, 2, 1।
अब ऐसे ही इसको भी आगे कर दो। 9 1 7 लिख दो, 9 1 7। आगे लिखा है 3 2 1, यहाँ पर लिख दो 3 2 1, यानी 91 73 21 इसका सही उत्तर होना चाहिए। 91 73 21 ये सही होगा। 33 में आ जाओ, 33 में कह रहा है कथन और निष्कर्ष। कथन में क्या है? लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एक भारोत्तोलक अधिक वजन उठाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाता है। हाँ ठीक है। इसी तरह सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। क्या ये सही है? सही कथन छोड़ो, अभी तो ये कथन ही पढ़ रहे हो आप। ठीक, तो ये दोनों कथन हो गए। अब आपको निष्कर्ष में जाना है। लगातार मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। मानसिक व्यायाम ये ऋषि अपने सांस लेने के माध्यम से अपनी असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त करते थे, तो पहला गलत है। शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए है, मस्तिष्क के लिए नहीं है। क्या ये गलत है? गलत लग रहा है ना? शारीरिक व्यायाम दोनों के लिए होना चाहिए। 33 इसमें ना तो एक और ना ही दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 34 में आ जाओ। कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया है और बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये फिगर जब भी कभी इस तरह का फिगर दिया हो तो जैसा फिगर है वैसा बनाने का प्रयास करा करो। जैसे जस्ट वेट, ये आपके सामने एक फिगर है ना? और मैंने ऐसा ही फिगर एक बना लिया, तो देखो अब बनाते जाओ और ट्रायंगल गिनते जाना। एक ये हो गया, इसको ड्रा कर दो। तो एक, दो, तीन, तीन हो गए। अच्छा, अब एक काम करो, इसको ड्रा कर दो। तीन हो गए थे, चार पाँच छः, ये सात हो गए। अब इसके अलावा इसको ड्रॉ कर दो। सात आठ नौ, नौ के अलावा 10 11 और एक ये हो जाएगा 12। ठीक, टोटल हो जाएंगे 12। यानी इस तरह के सवालों को करने के लिए आप कैसे करते हो वो आप जानिए, लेकिन जैसा फिगर बनाओ ठीक उसी प्रकार से आप फिगर लगातार बनाते जाओ, एक एक लाइन खींचते जाओ और सारे के सारे ट्रायंगल्स गिनते जाओ। ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या हो जाएगा? AZGTMN, आगे ब्लैंक है, YB। अच्छा, ये लिखा है ए, गौर करना, और ये लिखा है जी। ए से सीधे जी हो गया। इसका होता है कोड 1 और इसका होता है 7, यानी प्लस का 6। अब जी से सीधा एम हो रहा है, तो ये 6 ये 13, कितना बढ़ रहा है? 7 और ये 13 प्लस का 6 फिर बढ़ गया। एम से सीधा क्या होगा? एम से सीधा होगा 13 6 19, 19 का मतलब यहाँ पर आना चाहिए एस, फिर एस से हो रहा है वाई। 19 6 25, हाँ ठीक है, एस आएगा यहाँ। अब ये लिखा है जेड। जेड से जब आप टी में जाओगे तो जेड का है 26, टी का है 20, तो माइनस का 6 होगा। टी से एम में जाओगे, टी का 20, एन का 16, तो माइनस का 6 फिर हो गया। अब ये है 16 और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो 10 होगा, माइनस का 6 करोगे 10 आएगा। 10 किसका होता है? 10 होता है, जस्ट वेट, 10 होगा ये 6 है ना? एन नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये टी है, ये एन है। एन का 14 होता है, 14। और जब इसमें जब आप 6 घटाओगे तो ये होगा 8, 8 6 14, तो 8 किसका होता है? 8 होता है एच का। आंसर हो जाएगा आपका एस एच। ठीक, बी पार्ट। आगे बढ़ो। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द हैं, उन्हें एक सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम क्या होगा इसका? आपको सार्थक क्रम में सजाना है। अच्छा, ये सारे के सारे शरीर के अंग लिखे हैं, एड़ी है, कंधा है, खोपड़ी है, गर्दन है, घुटना है, छाती, जांग, पेट, चेहरा, हाथ। यानी कि आपको क्रम से सजाना है, सबसे ऊपर से उठाओ। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है खोपड़ी। ठीक, तो सबसे पहले आएगा खोपड़ी, ये हो जाएगा पहले स्थान पर। इसके बाद आता है आपका चेहरा। चेहरा कहाँ पर है? ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर। फिर आती है चेहरा के बाद आएगा गर्दन, जैसे ये एक व्यक्ति है ना? फिर इसके बाद ये इसके कंधे हैं, कंधे के बाद ये इसका हाथ है, गौर करो, ये इसका हो गया हाथ। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर उसका पेट हो जाएगा। इसके बाद ये कमर हो गई और ये हो गए इसके पैर। ठीक है, अब इसमें देख लो, सबसे पहले क्या था? ये खोपड़ी थी ऊपर, फिर चेहरा आया, चेहरे के बाद क्या आया? ये गर्दन आ गई, गर्दन के बाद क्या आएगा? कंधा आएगा।
ये शोल्डर्स हैं, कंधे। अर्थात कंधा कहाँ पर है? ये हो जाएगा तीसरा। इसके बाद ये हाथ आएंगे। हाथ कहाँ पे हैं? ये हो जाएगा चौथा। इसके बाद फिर हाथ के बाद ये पोर्शन, इसको बोलते हैं छाती। और ये लिखा है छाती, यानी कि पांचवा। फिर इसके बाद छाती के बाद आएगा ये वाला पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं पेट, यानी कि 6 नंबर पे ये आएगा। इसके बाद आपके आएंगे ये जंघाएं, यानी कि 7। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है आपका घुटना, है ना? तो जांग हो गई। इसके बाद घुटना आएगा 8 नंबर पे। और इसके बाद फिर क्या आएगा? घुटना हो गया। इसके बाद फिर आएगी आपकी एड़ी, ये हो जाएगा 9। ठीक। तो अब आप इसको मैच करा लेना। सबसे पहले क्या आया था? खोपड़ी आई थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट वेट। सबसे पहले आया था खोपड़ी। इसके बाद फिर चेहरा। चेहरा के बाद गर्दन, है ना? इसके बाद कंधा। कंधा के बाद हाथ। हाथ के बाद छाती आई। छाती के बाद आया यहीं पर मैं नीचे से लिखता हूँ, छाती के बाद आया पेट। पिटारा नहीं, केवल और केवल पेट। छाती के बाद आया पेट। पेट के बाद जांघ। इसके अलावा घुटना। घुटना के बाद आ गई एड़ी। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना। तो कुल मिला के ये सारे के सारे शरीर के अंग थे और इनको सीक्वेंस में सजाना था कि खोपड़ी के बाद कौन आएगा, है ना? आगे बढ़ो जरा। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लेते हैं ये एक पंक्ति है और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मुंह करके सारे के सारे बैठे हैं। कह रहा है दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं है। अब देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये जो कॉर्नर है, सामान्यतया अगर बच्चे ऊपर की तरफ देख रहे होते तो ये बायां होता, लेकिन बच्चे नीचे देख रहे हैं तो ये दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां। कह रहा है दिव्या पंक्ति में बायां है, तो यहाँ पर हो जाएगी दिव्या। गौर करना। और मिथिलेश दाएं से पांचवें स्थान पर है, तो ये है दायां। अब इधर से पांचवा है मिथिलेश, यानी 1 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा मिथिलेश 5। ठीक। ये हो गया मिथिलेश। 1 2 3 4 5, पांचवा। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। नीचे की तरफ मिथिलेश देख रहा है, तो नम्रता कहाँ होगी? दायां इसका ये होगा, ये होगी नम्रता यहाँ पे। आगे बढ़ो। और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। ठीक। 3 बच्चे उसके दाएं हैं, यानी कि नम्रता के दाएं 1 2 3, 3 बच्चे हैं। ठीक है। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हों, तो ये नम्रता है। दिव्या इधर कहीं होगी, ये दिव्या है। तो इसके बीच 6 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 हो गए 6। 1 मिनट 1 मिनट, बीच 6 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5, और एक और कहीं बना दूं, ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6। पंक्ति में कुल कितने बचे हैं तो देख लो। अब सबको जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं बच्चे? अ, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? जस्ट वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दाएं पर तो कोई है नहीं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11 बच्चे। वेट, मैंने ये संभवतः 11 होगा या 12 होगा, मैंने ये गलत बनाया। एक बार फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ, रुकिए जरा। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। दरअसल जब ये दिशाएं बदल देता है, वहां पर कंफ्यूजन होता है। नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये हो जाएगा इसका दायां और ये हो जाएगा इसका बायां। गौर करना फिर से। फिर कह रहा है दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं है, तो यहाँ पर हो जाएगी दिव्या। ठीक। और मिथिलेश दाएं से पांचवें स्थान पर है, तो दाएं से पांचवा। 1 2 3 4, और यहाँ मिथिलेश है, ये हो जाएगा मिथिलेश। अब आगे क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। जस्ट वेट, मैं बार बार मिथिलेश को गलत बैठा रहा हूँ, तभी गड़बड़ हो रहा है। मिथिलेश दाएं से पांचवा है ना? तो एक ये हो गया, 2 3 4, और यहाँ होगा मिथिलेश, ये है मिथिलेश। अब ठीक है। अब आगे बढ़ो जरा। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है, यहाँ पर हो जाएगी नम्रता। और आगे बढ़ो। 3 बच्चे उसके दाएं हैं, तो 1 2 3, 3 बच्चे इसके दाएं हो गए। नम्रता और दिव्या के बीच में 6 हैं, तो 6 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 1 2 3 4 5, बीच में 6 है ना, तो ये टोटल 6 हो गए। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब सही है, 11 बच्चे। ठीक। दरअसल जब डायरेक्शन ये बदल दे, यानी उत्तर की तरफ हम लोग सवाल जो करते हैं आमतौर पर उत्तर की तरफ वाले करते हैं, और कभी कभी जब दक्षिण वाले आ जाता है तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो आप प्रैक्टिस करिए उत्तर और दक्षिण दोनों की। 38 में देखो, एक प्रश्न और तीन कथनों को तीन कथन दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्रत में पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये एक व्रत है, मान लेते हैं ये। ठीक। इसमें पांच लोग बैठे हैं, ई किसके बीच में है? तो जरा डायग्राम बनाओ। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। बी के बाएं, यहाँ पर बी है, और ये है बी का बायां। ए के दाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक। ए के दाएं बैठा एक ही व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति और भी होंगे, पांच हैं टोटल, तो दो हो सकता है यहाँ पर हो। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं है, बी का दायां क्या है, ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। ए ई और सी के बीच में है, तो ए ई और सी के बीच में है, तो ए यहाँ पर हो सकता है सी या ई हो, या फिर यहाँ पर हो सकता है सी या ई। अब कह रहा है कि ई किनके बीच में बैठा है। ई किसके बीच में है? या तो ई होगा ए और बी के, या फिर ई होगा ए और डी के। तो आंकड़े तो हमें पर्याप्त लग नहीं रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, तथ्य अपर्याप्त है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किसी के भी बगल में बैठ सकता है, तो आंकड़े पूरे दिए नहीं गए हैं। आगे देखो। 39, 11 5 2 9 7 2 1 3 5, 15। ये कबूतर कहाँ से आ गया? ये लिखा है 15 2 9 4 3। अब आगे कह रहा है कि आगे क्या होगा। देखो, एक बात समझते हैं हम। ये लिखा है 11। एक काम करो, ये सारे के सारे फिगर्स यहाँ पर लिखो। 11 52 9 72 135, और लिखा है 15 29 43। यहाँ पर इसका पैटर्न समझते हैं। जस्ट वेट। ये लिखा है 11 529। ठीक। 72 135 लिखा था, और इसके बाद लिखा है 15 29 43। फिर कह रहा है कि आगे क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये कोई डिजिट तो है नहीं, यानी कि अगर हम इसका अंतर भी निकालेंगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब एक काम करो, 11 52 9, इनका जरा अंकों का योग निकालो, कितना होता है? 9 2 11, 5 16 17 18। ठीक। यहाँ पर अंकों का योग निकालो, कितना होगा? 5 3 8, एक 9, 9 2 11, 11 7 18। ठीक। तो एक तरफ के अंकों का योग सेम आ रहा है, तो अब इधर वाले अंकों का योग भी हमें सेम निकालना पड़ेगा। इनका अंकों का योग निकालो। 4 3 7 9 7 9 7 17 18 19, 19 6, ये हो जाएगा 19 6 हो जाएगा 25। फिर से जोड़ो, 5 1 6 2 8, 9 8 17, यानी 27। 27 4, एक मिनट, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ। 152 29 43, इनको जोड़ो। 5 1 6 6 2 8, और ये है 9, तो 9 8 हो जाएगा 17। 17 4, 21। 21 और 3, ये होगा 24। ठीक। फिर से जोड़ लो जरा, कहीं गलत ना हो। 4 3 7 9 7 हो जाएगा 16 17 18, 8 6 14, और ये हो जाएगा 24। अब ऑप्शन में चेक करो जरा, क्या किसी कोई ऐसा फिगर दिया है जिसके अंकों का योग 24 हो? जोड़ो। इसके अंकों का योग 24 है। अब यहाँ पर जोड़ो, 6 1 7 3 10, 10 8 18, ये है 28, गलत हो जाएगा। एक मिनट, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, और ये 8 18 होगा, है ना? 24 लाना है आपको। 6 2 8, 8 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 5 हो गए 20, 20 3 23, यहाँ पर होगा 23, ये भी गलत हो जाएगा। ये लिखा है 2 1 3 5 4 9। ऐड करो जरा, 2 1 3 3 6 6 5 11, 11 4 15, और 15 9 24, है ना? ये आंसर हो सकता है, और आगे वाले को ऐड करके देख लो। 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। तो डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, आपका सी पार्ट सही होगा। ठीक। आगे जो पूछ रहा था उसमें आएगा 21 35 49, क्यों? क्योंकि इसका योग है 24। फिर से जोड़ो, 3 3 6 6 5 11, 11 4 15, 15 10 हो जाएगा 25, लेकिन एक कम है तो 24 हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 40।
5 पक्षी हैं, कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है, चील है, एक-एक करके एक टहनी से उड़ते हैं। कौवे के बाद, परंतु चील से पहले, बड़ा कौवा उड़ा। एक बात समझो, कौवे के बाद, गौर करना, परंतु चील से पहले, बड़ा कौवा उड़ा। तो कौवा हो गया। एक काम करते हैं, ये जितने भी पक्षी लिखे हैं, कौवे को हम डिनोट करेंगे सी से, छोट और कबूतर को, कौवा मतलब सी, क्रो, और ये लिखा है बड़ा कौवा। बड़े कौवे को हम डिनोट करेंगे सी डैश से। कबूतर को हम डिनोट करेंगे, कबूतर को किससे कर लें, पिजन से, पी से। और छोटा कबूतर को करेंगे पी डैश से। ठीक। अब ये है चील, इसको हम कर देते हैं ई से। अब एक काम करो, पढ़ो और इनको एक इक्वेशन बनाओ। कौवे के बाद तुरंत चील से पहले, कौवे के बाद परंतु चील से पहले बड़ा कौवा उड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि कौवा यानी सी, कौवे के बाद परंतु चील से पहले, चील से पहले यानी कि ईगल। ठीक। चील से पहले बड़ा कौवा उड़ा। बड़ा कौवा के लिए हमने क्या बनाया था? बड़ा कौवा के लिए सी डैश बनाया था। तो यहाँ आ जाएगा सी डैश। ठीक, गौर करना। इसके बाद क्या कह रहा है? कौवे और बड़े कौवे के बीच में कबूतर है। कौवा और बड़े कौवे के बीच में कबूतर है, यानी कि यहाँ पर पिजन आ जाएगा। फिर कह रहा है छोटा कबूतर कौवे से आगे है। तो छोटा कबूतर के लिए क्या है? पी डैश। तो ये पी डैश है, इससे आगे है। अब कह रहा है बताएं कौन सा पक्षी आखिर में उड़ा है? तो आखिर में ईगल होगा। ईगल, चील। ठीक। आगे बढ़ो जरा। 41। इसमें कह रहा है दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक एक घड़ी की दोनों सुई सेकंड की सुई को छोड़कर कितनी बार आपस में समकोण बनाती हैं? तो इस तरह के फिगर्स आपको पता होंगे, रट रखे होंगे। 12 घंटे में 22 बार मिलेंगी। 22 बार, ये होता है 12 घंटे में। ये डिजिट्स आप एकदम से याद कर लो, बार बार रिपीट होते हैं। और अगर 24 घंटे में पूछे तो आंसर हो जाएगा 44 बार समकोण बनाएंगी। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, चूंकि आपसे क्या पूछा है, दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक, तो 22 हो जाएगा आंसर। 42 देखो, 42 नंबर। कह रहा है एक कोचिंग क्लास में LMNO 4 शिक्षक हैं। हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है। ये है गणित, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, सामान्य अध्ययन। LM अंग्रेजी, अच्छा ये पजल है। और पजल आप कैसे करते हो? लेकिन पजल को मैं इसको जो चार्ट बनता है उसी हिसाब से करता हूँ। जैसे इसमें कुछ शिक्षक भी दिए हैं। शिक्षक कौन है? LMN और O। इसके अलावा कुछ विषय दिए हैं, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, और जीएस है। ये सब्जेक्ट्स दिए हैं। अब जरा गौर करना। इस तरह से जब आप करते हो तो गलतियों की जो संभावना होती है वो काफी कम रहती है ना? हालांकि थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी गलतियां ना के बराबर रहती हैं। अब एक एक करके पढ़ो। कह रहा है कि तर्कशास्त्र रीजनिंग है, सामान्य अध्ययन है। एल व एम अंग्रेजी या तर्कशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। एल और एम, एल और एम ये अंग्रेजी भी नहीं पढ़ते हैं और तर्कशास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। एम की भी बात कर लो, ये भी नहीं पढ़ता है। वापस आओ। फिर कह रहा है कि ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो ओ के सामने अंग्रेजी ब्लॉक हो जाएगा। ये है इंग्लिश। अब देखो, यहाँ पर केवल एक बचा है, यानी एन। अब यहाँ क्रॉस तो लग नहीं सकता है, क्योंकि एन को भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो ये इंग्लिश पढ़ लेगा, तो बाकी में कट लग गया। ये इंग्लिश पढ़ेगा एन, ये इंग्लिश पढ़ाएगा चूंकि शिक्षक है, तो बाकी कुछ नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये सही हो जाएगा, अब इसमें कट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? पूछा है अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। देखो जरा यहाँ पर आओ। इंग्लिश कह रहा है कौन पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है एन। बस आंसर आ गया, सी पार्ट। यहीं तक आपसे पूछा था, है ना? आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आंसर आ रहा है उतना सॉल्व किया और सीधा आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। नीचे एक प्रश्न और उसके 3 कथन दिए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। सूर्य की उम्र क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। सूर्य की उम्र क्या है? देखो, कह रहा है रमेश के घर में सूर्य और उसकी बहन ही बच्चे हैं। सूर्य की बहन उससे 5 साल बड़ी है। तो सूर्य की बहन उससे 5 साल बड़ी है, तो सूर्य कितने का होगा? उसकी जो सिस्टर होगी उससे 5 साल छोटा होगा। ठीक। आगे क्या कह रहा है?
इसी समय सूर्य की बहन 15 साल की है। तो अगर सूर्य की बहन 15 साल की है तो सूर्य हो जाएगा 10 साल का। तो ये दोनों कथन हमारे लिए पर्याप्त हैं। पहला वाला गलत हो जाएगा। बच्चे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है। केवल और केवल कथन 2 और 3, 2 और 3 बी पार्ट इसका सही है। आगे बढ़ो जरा। 44। पेपर वुड कहलाता है, वुड स्ट्रॉ कहलाता है, स्ट्रॉ ग्रास कहलाता है, ग्रास रबर कहलाता है, रबर क्लॉथ कहलाता है। तो फर्नीचर किससे बनते हैं? वुड से। तो वुड क्या कहलाता है? एक मिनट। वुड स्ट्रॉ कहलाता है ना? तो फर्नीचर किससे बनेगा? स्ट्रॉ से। 45 में आओ। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किए। ये है राज। ये अधिक अंक प्राप्त करेगा मुकेश से, गौर करना। किंतु प्रिया से ज्यादा नहीं। तो यहां पर हो जाएगी प्रिया। प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रिया ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं गौरव से और कविता से। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो एक मिनट। मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं गौरव ने। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अ, मुकेश से कम अंक प्राप्त किए किंतु अंक समूह में सबसे कम नहीं प्राप्त किए हैं। तो हो सकता है इससे भी कोई गैर गुजरा हो। अब ये लिखा है जी और के। गौरव और के फॉर क्या था? एक मिनट। के फॉर थी कविता, तो कविता यहाँ आ जाएगी। अब कह रहा है कि समूह में गौरव का स्थान क्या है? गौरव का स्थान नीचे से दूसरा है। आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। ये है गौरव। इसका स्थान है दूसरा। ठीक। आगे बढ़ो जरा। यहाँ से आपकी जीएस शुरू है। 46। 46 में कह रहा है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती है? एक जनजाति है अगरिया। पढ़ा होगा आपने। ये है अगरिया। अगरिया जनजाति। ठीक। गौर करना। ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे एक गुरु हैं जिनका नाम है गहिरा गुरु। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। गहिरा गुरु। इनके बारे में क्या बात फेमस है? गहिरा गुरु ये किसके गुरु हैं? तो आप बताओगे ये हैं कंवर जनजाति के। ये कंवर जनजाति के गुरु हैं। और इसके अलावा एक जनजाति और है जिसका नाम है तमरिया। तमरिया जनजाति। ठीक। और ये जो जनजाति है ये उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। उड़ीसा और झारखंड में ये पाई जाती है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अगरिया। लोहासुर अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 47। सुमेलित करो भाई। नदी घाटी परियोजनाएं हैं और एक तरफ नदी लिखी है। रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद लिखा है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा पर है। तो इसका चौथा हो जाएगा। पोचमपात परियोजना ये कहाँ पर है? गोदावरी में है। तो इसका हो जाएगा पहला। और माता टीला ये बेतवा पर हो जाएगी, है ना? और भी कई सारी हैं, जैसे आपने तिलैया। तिलैया बांध कहाँ पर है पता है आपको? ये बराकर पर है। और पंचेत हिल बांध ये दामोदर पर है। तो अब आप इनको मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 48। कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर दरअसल जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ये सारे के सारे ज्योग्राफी में हम आपको मैप से बताएंगे। नेक्स्ट देखो। 49। माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक चिप प्रस्तुत की जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर के द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है, जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाना है? इसका नाम है मेजराना वन। मेजराना वन। 50 में आ जाओ। कह रहा है कि मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया था? यह है करीना कपूर। ठीक है। करीना कपूर। 50 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 51 नंबर। कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करो। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। दरअसल ये संविधान के शब्द हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो इनमें से कुछ शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा भी गया था। तो ये शब्द किस प्रकार से लिखे हैं, उनका क्रम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सार्वभौम अर्थात संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है समाजवादी। ये जब आप संविधान में प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष आता है। पंथ निरपेक्ष के बाद आपको लोकतंत्रात्मक शब्द मिलेगा, लोकतंत्रात्मक। और इसके बाद आपको गणराज्य शब्द मिलेगा। तो अब आप यहां से मैच करा लेना। ठीक इसी क्रम में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में आओ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124। इसमें क्या कह रहा है? 124 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहा गया है। नहीं, ये गलत है। ये आर्टिकल है 129। और आपको पता होगा 129 आर्टिकल में कहा गया है जो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कही गई है। एक अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब सीधा सा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उनका साक्ष्यात्मक मूल्य होगा। तो ये वाला पार्ट आपका सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 में आओ। कह रहा है कथन और कारण दिए गए हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका? कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है और पेय ठंडा हो जाता है। जिससे पेय ठंडा हो जाता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ो जरा। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है और पेय ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। आपने ऊष्मा ट्रांसफर का रूल पढ़ा होगा। ऊष्मा का संचरण कहाँ से कहाँ होता है? मान लीजिए ये गर्म निकाय है और ये एक ठंडा निकाय है। ठीक, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जनरल फिजिक्स, जनरल साइंस आपने पढ़ी होगी। तो जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ होता है। ये रहेगा ऊष्मा का प्रवाह। तो आमतौर पर जो ऊष्मा का संचरण होता है गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है जिससे बर्फ पिघलने लगती है और इसी से अ, ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें सही पार्ट हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, बिल्कुल सही है। 54 में आओ, 54 में। इसमें कह रहा है जीवाणु की खोज किसने करी थी? दरअसल सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहा जाता है? क्या बता सकते हो आप? मैं लिख रहा हूं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है लिवेनहॉक को। लिवेनहॉक। इनको कहते हैं एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। और इन्होंने ही जीवाणु की खोज करी थी। जीवाणु। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब आगे जो बढ़ो जरा। 55 देखो। कह रहा है कि कौन से मांसाहारी पादप हैं? ये मांसाहारी पादप क्या होते हैं? दरअसल ये ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को अपना शिकार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधे अ, वहीं उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन की इनके पास कमी होती है। तो इस कमी को अगर इन्हें पूरा करना है तो फिर इसके लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये कीट खाएंगे तो सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पादप होते हैं। ये जो पादप होते हैं सनड्यू, वीनस फ्लाइट रैट, घटपर्णी पादप जिन्हें पिचर प्लांट कहा जाता है, यही इसका सही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मांसाहारी पौधे ये वहीं पनपते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और सवाल ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना शिकार बनाते हैं? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो 56। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारतीय 16 महाजनपद, आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे, इनकी सूची कहाँ मिलती है? तो इनकी सूची मिलती है दो जगह। एक तो मिलती है अंगुत्तर निकाय में, और ये जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। ये भी सवाल पूछा जाता है। और एक और स्रोत है जहां पर 16 महाजनपद मिलते हैं, ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये कैसा है? ये है जैन ग्रंथ। ठीक, आपने इतिहास में इन दोनों का जिक्र पढ़ा होगा। इन दोनों में षोडश महाजनपद के बारे में बातें कही गई है। तो आंसर हो जाएगा भगवती और अंगुत्तर, 2 और 4। नेक्स्ट देखो 57। 57 में क्या कह रहा है? ये घटनाएं दी हैं, कह रहा है कि इनको सही क्रम में मिलाइए। जलियांवाला बाग नरसंहार ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल को। ये तारीख आपको पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल जी को बंदी बनाया गया था।
कब बनाया गया था? डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, इनको सबको आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे के सारे नाम पढ़े होंगे। इनको 9 अप्रैल को बंदी बनाया गया था। 1919 की ही घटना है। और 1919 का ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 1919 में। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना, है ना? सबसे पहले आ जाएगा 9 अप्रैल की घटना, फिर आएगी 13 अप्रैल की घटना और इसके बाद आएगा दिसंबर 1919 की घटना। ठीक? आगे बढ़ो जरा, 58 में आ जाओ। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम सजाइए। अच्छा, ये सारी की सारी घटनाएं लिखी हैं और ये कब-कब हुई हैं, इसके आधार पर आपसे सही विकल्प पूछ रहा है। तो पढ़ लो एक बार, असहयोग है, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन है, भारत छोड़ो है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ। देखो, असहयोग कब हुआ? असहयोग हुआ था 1920-22 में। वहीं साइमन कब आया? साइमन का आगमन। आप आमतौर पर साइमन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, 1927 में। और अगर हम आपसे पूछें कि नेहरू रिपोर्ट ये कब प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। और भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ? तो 1942, 1942। और इसी आधार पर अब आपको मैच कराना है। असहयोग सबसे पहले हुआ था 1920 में, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी। नहीं, इस असहयोग के बाद हुआ था साइमन कमीशन, तो ये गलत हो जाएगा। सहयोग के बाद साइमन कमीशन हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट आई और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी बी पार्ट सही होगा। आगे बढ़ो जरा, 59 देखो। एक पुस्तक है, आत्मकथा। ये है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? शिव कुमार शर्मा की है, अमजद अली खान की है, रविशंकर की है या फिर जाकिर हुसैन की है? ये है रविशंकर जी की। रविशंकर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा है। ठीक। 60 में आओ, 60 में। इसमें कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करो। ये 3 कथन दिए हैं। यदि दक्षिण भारत का त्योहार ओणम ये महाबली से संबंधित है, क्या ये सही है? हाँ। ये एक त्योहार है जिसको कहते हैं अतापू ओणम। के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगोली। एक मिनट, एक मिनट। अतापू ओणम पर्व, ये एक त्योहार है ओणम, और इस पर्व के दौरान एक रंगोली बनाई जाती है जिसे कहते हैं अतापू। तो ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को अतापू कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ। ये एक त्योहार है तमिलनाडु का जिसे कहते हैं पोंगल। जनवरी माह में फसल कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है। ये भी सही है, सारे के सारे सही हो जाएंगे, है ना? 61 में आओ, 61 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे कहते हैं नाटो। अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, चूंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर ही इस पर निर्भर कर रहा था, है ना? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की नींव आधिकारिक तौर पर ये कब रखी गई थी? क्या बता सकते हो? ये रखी गई थी 1949, 1949 में। आगे कह रहा है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है, वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सांविधिक। ग्राहकों यानी बैंकों के लिए ये शब्दावली इस्तेमाल की गई है। तो सांविधिक तरलता अनुपात या फिर बैंक रेट या फिर नकद आरक्षित अनुपात या फिर रेपो दर। तो बैंकों के लिए ये शब्दावली यूज की गई है, आंसर हो जाएगा बैंक रेट। 63 देखो, 63। नीचे दिए गए युद्ध का को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। ये जो घाघरा का युद्ध है, ये कब हुआ था? 1529 में। ठीक। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और खानवा का कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। तो अब यहाँ से अब आप मैच करा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है भारत में 4 शहरों को जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर चेन्नई और यह है कोलकाता। ये ऐसे चतुर्भुज बनता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ए पार्ट इसका सही होगा, है ना? आगे बढ़ो जरा। अच्छा, इसी में मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, यहाँ पर आओ। चतुर्भुज से मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। गलियारे, गलियारा, क्या बता सकते हो? गलियारा में 2 गलियारा याद रखना। एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक। और एक गलियारा और याद रखो,
पूर्व से पश्चिम गलियारा। पूर्व से पश्चिम गलियारा। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण वाला कहाँ से कहाँ तक है, ये पड़ेगा आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम वाला कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा, तो पोरबंदर से लेकर सिलचर, या हम कहें सिलचर से पोरबंदर। ठीक। अच्छा, ये है उत्तर दक्षिण, और ये है पूर्व पश्चिम। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेकर सिलचर। ये दोनों आपस में काटते कहाँ हैं? इस जगह का नाम बताओ। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उत्तर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए 65 देखो। कह रहा है बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार 2024 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल केसी नायडू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जसप्रीत बुमराह को, सचिन जी को, आशा भोसले होना चाहिए यहाँ पे, या सरफराज खान को। आशा शोभना, ठीक है। कह रहा है कि 2024 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल केसी नायडू, ये किसे मिला है? ये मिला है सचिन जी को, तेंदुलकर साहब को। 66 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की योजना के तहत निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो प्रयागराज शामिल है, वाराणसी शामिल है, मिर्जापुर है, कानपुर नहीं है, और ना ही कानपुर देहात है। ये 4 और 5 गलत हो जाएंगे। 67 में आओ। कह रहा है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियों में ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है? मुझे बता सकते हो कि ये जो योजना है, पुरस्कार योजना, ये कब से पुरस्कार मिल रहा है, या हम कहें कब से संचालित है? इसे कब से संचालित किया गया है? 2018-19 से, याद रखिएगा। और इसमें 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। 68 में आओ। निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश में शौचालय सवारें जीवन निहारे अभियान 19 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलाया गया था। नहीं, गलत है। 19 नवंबर से लेकर ये 10 दिसंबर तक चलाया गया था। 10 दिसंबर, ये गलत होगा। आगरा पंचायत सम्मेलन 2024 विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हुआ है। हाँ, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम क्या है? शौचालय शांति का स्थान। ये भी सही है ना? आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश में जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना 1975 में नहीं हुई है। नहीं, गलत है। 1971 में हुई है। सांख्यिकी और आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना 1935 में नहीं हुई है। ये हुई है 1931 में, याद रखिएगा। सांख्यिकी पत्रिका उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग जारी करता है। ये सही है। तीसरा, केवल 3। ठीक। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 70 में आओ। 70 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में लागू की गई एम सैंड नीति के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। 17 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश में एम सैंड नीति लागू की गई थी। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इस नीति को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तत्वावधान में तैयार किया गया था। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे तैयार किया है उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिकर्म विभाग ने। ध्यान दो, भूतत्व और खनिकर्म खनिकर्म विभाग ने। और ये जो विभाग है, ये उत्तर प्रदेश का है। आगे कह रहा है नदी से प्राप्त बालू में मिट्टी और सिल्ट की मात्रा लगभग 0.45% होती है, जबकि एम सैंड में है 0.2% होगी। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी डी पार्ट, है ना? आपसे सही कथन पूछ रहा था, तो ठीक है, डी पार्ट। आगे बढ़ो जरा। 71 में आ जाओ। 71 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत सही कथनों की पहचान करो। इस नीति में प्रदेश भर में 12 पर्यटन सर्किट को जगह दी गई है। बिल्कुल सही है। मथुरा वृंदावन गोकुल को कृष्ण ब्रज सर्किट से जोड़ा गया है। ये भी ठीक है। देवकली गायत्री शक्तिपीठ को आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ा गया है। ये गलत है। इन्हें देवकली हो या फिर गायत्री शक्तिपीठ हो, दरअसल इन्हें अ, आध्यात्मिक से नहीं जोड़ा गया है। इन्हें जोड़ा गया है शक्तिपीठ से। शक्तिपीठ से। ठीक। तो 1 और 2, ये केवल सही होगा। 72 देखो, 72। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था और कहाँ किया गया था?
ये किया गया था 1981 में। और कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। तो आंसर हो जाएगा 1981, 1981, प्रयागराज। 1981 में स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? किस वर्ष किया गया था इसका गठन? इसका हुआ था 1975, 1976। ठीक है। और आगे बढ़ो जरा, 74 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बांध है जिसको कहते हैं ननौती और हिनौती? ये ललितपुर में तो पड़ता नहीं, ये पड़ता है मिर्जापुर में। अच्छा, मिर्जापुर, ये इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपसे। देखो, मिर्जापुर, कौन कौन से इसमें बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए? दरअसल मिर्जापुर में मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में एक घाट है जिसे कहते हैं ब्यूरियर घाट। ब्यूरियर घाट, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल आजकल यूपी ट्रिपल एस बहुत पूछ रहा है। तो ब्यूरियर घाट का पुनर्निर्माण अगर आपसे पूछे, पुनर्निर्माण ये किसने कराया था? ये कराया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली, ठीक, इसने कराया था ब्यूरियर घाट का। और ये जो मिर्जापुर है, ये एक चीज के लिए काफी फेमस है, लाल स्टोन के लिए। लाल स्टोन के लिए आपने देखा होगा, उत्तर भारत की जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं उनमें लाल स्टोन का इस्तेमाल बहुत किया गया है। तो ये लाल स्टोन कहाँ से आता था? यहीं से। और यहीं पर विंध्याचल धाम भी है। विंध्याचल धाम, ये यहीं पर है। अच्छा, वापस आ जाओ, आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। नेक्स्ट देखो, 75, कानपुर मेट्रो रेल के संबंध में सही कथन पहचानो। कानपुर मेट्रो परियोजना में 32.4 किलोमीटर की लंबाई वाले दो गलियारे शामिल किए गए हैं। हाँ, पहला गलियारा ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? आईआईटी कानपुर से लेकर नौबस्ता तक जा रहा है। और ये तो सही है। और कानपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश में एनसीएमसी कार्ड लॉन्च करने वाली पहली मेट्रो सेवा है। ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं। 76 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति। नीतियां आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है जूनियर असिस्टेंट के लिए नीतियां बहुत पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापनार्थ के लिए न्यूनतम कितने मेगावाट सेंटर क्षमता को, मेगावाट डेटा डेटा सेंटर क्षमता को डेटा सेंटर पार्क की परिभाषा के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या बता सकते हो? ये किया जाएगा 40 मेगावाट, याद रखो। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के लिए कम से कम कितने मेगावाट डेटा सेंटर क्षमता को डेटा सेंटर पार्क की परिभाषा के लिए स्वीकार किया जाएगा? 40 मेगावाट। 77 में आ जाओ, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा महर्षि नारद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अच्छा, नारद पुरस्कार हो या फिर कई अन्य सारे पुरस्कार हो, ये देता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। इसका नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, पढ़ा है? अच्छा, ये जो संस्थान है, ये विश्व भारती पुरस्कार भी देता है। विश्व भारती पुरस्कार। इसके अलावा ये संस्थान महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार भी देता है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ठीक। इसके अलावा ये संस्थान महर्षि व्यास पुरस्कार भी देता है। इसके अलावा ये संस्थान महर्षि नारद पुरस्कार भी देता है। तो और भी कई सारे हैं जो ये संस्थान पुरस्कार दे रहा है। तो नारद पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। आगे बढ़ो जरा, 78 में आ जाओ। 78 क्या कह रहा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बताओ। जनजाति के लिए नहीं है, जनजाति के लिए 0 है। जबकि अगर आपसे एससी के लिए पूछता तो आप 17 सीटें बताते, ठीक, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ऊपर एक सवाल, देखो, इस सवाल में फिर से आओ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया था संस्कृत संस्थान को, तो तारीख याद रखना, 31 दिसंबर 1976, 1976। और इसका जो पहले नाम था वो था उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, ये इसका प्राचीन नाम है ना? और आगे बढ़ो जरा, 79 में आ जाओ, क्या कह रहा है?
उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन से हैं? क्या बता सकते हो? ये राजकुमार साहब हैं, भावेश तो है नहीं, जावेद भी नहीं है, खान साहब भी नहीं है, और हाँ, ये होगा श्री राजकुमार विश्वकर्मा। अच्छा, अब आगे बढ़ो। 80 नंबर में आओ। बहुत सवाल ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त राशि प्रति वाहन का कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का जो अधिकतम कितने रुपए हो कि क्रय सब्सिडी है? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखो, 2 पहिया के लिए मैंने आपको बताया था, टू व्हीलर के लिए 15% 100 करोड़ रुपए से एक्स फैक्ट्री लागत का 5,000 रुपए, एक्स फैक्ट्री लागत का। वहीं अगर आपसे 3 पहिया थ्री व्हीलर के लिए आपसे पूछे तो 15% और टोटल कॉस्ट कितनी? 60 करोड़, 60 करोड़, और एक्स फैक्ट्री लागत 12,000 रुपए। वहीं आपसे पूछा गया है 4 पहिया, तो 4 व्हीलर उठा लो। 4 व्हीलर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल 15%, कॉस्ट कितनी है? 250 करोड़, और एक्स फैक्ट्री लागत 1 लाख रुपए। तो 15% और 1 लाख सही उत्तर होगा सी पार्ट। ठीक है, ये सारे फिगर्स याद रखना। मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, कराए भी हैं, पहले मॉक में भी कराए थे, और इसके अलावा मैंने आपको जब नीतियां पढ़ाई थी तो वहां भी कराई है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कोयल है अलीगढ़, हाँ सही है। गढ़वा प्रयागराज है। बरन बुलंदशहर है। बांसखेड़ा शाहजहांपुर है, और देवगढ़ ये झांसी है। देवगढ़ झांसी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये है ललितपुर। ललितपुर। ठीक, और आगे बढ़ो। 82 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की निम्न विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी विशेषता सही नहीं है? कौशाम्बी का जो जिला मुख्यालय है वो गंडक नदी के किनारे नहीं है, याद रखिएगा। यमुना के किनारे है, यमुना का उत्तरी तट है, यमुना का उत्तरी तट। पहला गलत। प्राचीन काल में अवध महाजनपद की राजधानी थी, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की प्रतिशत जनसंख्या सबसे कम कौशाम्बी में है, नहीं। अनुसूचित जाति की प्रतिशत जनसंख्या सबसे कम नहीं है, याद रखिएगा, ये पॉइंट गलत लिखा है, सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पे है तो कौशाम्बी होगा, और अगर आपसे पूछे सबसे कम कहाँ है, न्यूनतम, तो बागपत होगा। ठीक, ये भी गलत हो गया। संत मलुकदास जी का आश्रम यही है, तो 2 और 4 केवल सही होंगे। ठीक है, अब आ जाओ 83 में। 83 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 83। संस्था और स्थापना वर्ष की गलत जोड़ी पहचानिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, ये 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, बिल्कुल। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। गलत जोड़ी पहचानना है। राष्ट्रीय कैंसर निवारण अनुसंधान संस्थान नोएडा, ये जो कैंसर निवारण अनुसंधान संस्थान है, दरअसल इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1979 में। ठीक, और 1989 में इसे संस्थान के रूप में पदोन्नत किया गया था। अब ये लिखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। दरअसल यहाँ पर आपको दो डेटा मिलेंगे। आप आईआईटी कानपुर की साइट में जाओगे, 1959 दिया गया है, विकिपीडिया में 1960 दिया गया है, तो 1959 फिलहाल आप याद रखोगे। ठीक है, चूंकि आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल जो साइट है वहाँ 59 ही दिया गया है। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन, जिसे कोठी हयात बख्श भी कहा जाता है, का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये किया था क्लाउड मार्टिन ने। क्लाउड मार्टिन, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है, और इसकी पीडीएफ भी यूपी स्पेशल बैच में प्रोवाइड कराई है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में और भी डिटेल पढ़िए, है ना। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि कितने मंगल दलों, युवक और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री प्रदान की जाएगी। कितने मंगल दलों को प्रदान की जाएगी? तो बजट 2025-26 में 80,000 डेटा दिया गया है, 80,000। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ से कंप्यूटर शुरू है। डंब टर्मिनल के संबंध में गलत विकल्प का चयन करो। इसमें कीबोर्ड और एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। देखो, डंब टर्मिनल में, यहाँ पर आओ, डंब टर्मिनल, दो तीन बातें यहाँ से याद रखना। कौन कौन सी? आओ देखो। दरअसल सबसे बुनियादी जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है वो यही है। सबसे बुनियादी, सबसे बुनियादी, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक,
इसमें एक कीबोर्ड और एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इसमें एक कीबोर्ड होता है और एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताओगे मेन फ्रेम और सीपीयू के साथ बातचीत में। सीपीयू के साथ बातचीत में, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रोसेसिंग कोई नहीं होती है। इसमें प्रोसेसिंग ना, इसके अलावा इसमें स्टोरेज क्षमता ना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं होती है। तो डम्ब टर्मिनल को जब भी कभी चलाया जाता है तो आमतौर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है फ्री बीडीएस, सॉरी बीएसडी। ये बीएसडी क्या है? इसको कहते हैं बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है। डम्ब टर्मिनल में स्थानीय भंडारण क्षमता होती है, ये गलत हो जाएगा। भंडारण क्षमता नहीं होती, अभी मैंने बताया था। अधिकांश डम्ब टर्मिनल कमांड चलाने के लिए फ्री बीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डम्ब टर्मिनल उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय सिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो आंसर डी बी यानी कि सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो जरा, 87 में आ जाओ। कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई ये क्या होती है? मूल संगणना इकाई को कहा जाता है कोर। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। इसमें लिखा है कोहोनेन नेटवर्क के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप यानी एसओएम के रूप में जाना जाता है। क्या ये सही है? इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के रूप में जाना जाता है। यह सुपरवाइज्ड शिक्षण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ध्यान दो, ये गलत लिखा है। यह सुपरवाइज्ड शिक्षण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यह अप्रशिक्षित शिक्षण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, ये गलत हो जाएगा। सोम का उपयोग क्लस्टरिंग और मैपिंग तकनीकों के लिए किया जाता है। सोम क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। ठीक, तो यहाँ एक और तीन केवल सही होगा। आगे बढ़ो जरा, एक और तीन, 89 देखो। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना, इसे कहा जाता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ये क्या होता है? दरअसल ये सर्च एल्गोरिदम की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। तो सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो जरा, 90 में आ जाओ। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी फीचर का उपयोग ये परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं स्टाइल्स, ऑटोफिल, इंड इटेंडिंग या फिर अलाइनमेंट या फिर नन ऑफ दीस। इसे कहेंगे ऑटोफिल, ठीक है, ऑटोफिल। आगे बढ़ो, 91 में आओ। 91 क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन करो। WLL इसके पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप, सही है। PSTN को कहते हैं पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ये भी ठीक है। वानु, WANU को कहते हैं वायरलेस एक्सेस नेटवर्क यूनिट, ये भी ठीक है। वासु को कहते हैं वायरलेस एक्सेस सेट यूनिट, नहीं कहते हैं, ये सेट गलत है। इसे कहते हैं सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर यूनिट, ठीक। तो चौथा गलत हो जाएगा। सही का चयन करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक, दो, तीन, डी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो जरा, 92 में आ जाओ, 92 में कह रहा है प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एडोब फ्लैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध होता है। क्या ये सही है? कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। वे वेब ब्राउजर में उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन है। प्लगइन एक्टिव एक्स नियंत्रण के समान है। प्लगइन्स को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जाता है। याद रखें, ये वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक? दरअसल प्लगइन्स क्या होते हैं? मूलतः सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें ऐड ऑन या फिर हम कहें एक्सटेंशन या मॉड्यूल्स भी कहा जाता है। तो कई सारे नामों से इनको जाना जाता है। ये आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के साथ सहजता से एकीकृत होकर काम करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्लगइन्स। ठीक? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी कि डी गलत है। और देखो 93 में कौन वेब होस्टिंग के प्रकार है? वेब होस्टिंग के प्रकार मैंने आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की जब क्लासेस में करा रहा था, वहाँ बताए थे। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग के प्रकार कौन-कौन से बताए थे?
याद करो। एक तो मैंने बताया था शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। एक मैंने बताया था वर्चुअल होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग। इसके अलावा और भी कई सारे बताए थे, जैसे डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होस्टिंग, या फिर कोलोकेटेड, कोलोकेटेड होस्टिंग। इसके अलावा मैंने बताया था क्लाउड होस्टिंग, साथ ही साथ मैनेज्ड, मैनेज्ड होस्टिंग। इसके अलावा वर्ड प्रेस होस्टिंग, वर्ड प्रेस होस्टिंग। तो कई सारे थे। अब यहाँ शेयर्ड भी हो जाएगा, डेडिकेटेड भी हो जाएगा, क्लाउड भी हो जाएगा, वर्ड प्रेस भी हो जाएगा, ग्रिल नहीं होता है, एक्स मार्क नहीं होता है। तो कौन से हैं? एक, दो, तीन और चार। 94 में आओ। इसमें कह रहा है कि वेब ब्राउजर में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, विकल्प के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह आपको एक साथ स्टेट के साथ ब्राउजिंग शुरू करने की अनुमति देता है। आगे कह रहा है यह आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड को साफ करने की अनुमति देता है। क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है। एक मिनट, कौन सा कथन असत्य है? ये कह रहा है ना, क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट, आपकी सभी वेबसाइट्स विजिट आपके ब्राउजर की मेमोरी से मिटा दी जाएंगी। सी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। दरअसल ये आपके द्वारा जो सर्च किए गए सभी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स को आपके ब्राउजर की जो मेमोरी होती है उससे डिलीट कर देते हैं और आपको एक नए पेज से ब्राउजिंग करने की अनुमति देते हैं। ये इसकी खास बात होती है। 95 में आओ। इसमें कह रहा है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन्स को वर्गीकृत करो। कौन कौन वेब ब्राउजर है, कौन सर्च इंजन है? अब देखो यहाँ पे, जैसे ये लिखा है फायरफॉक्स, ये ब्राउजर है। ये लिखा है क्रोम, ब्राउजर है। इसके अलावा ये लिखा है एज, ब्राउजर है। इसके बाद ये लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर है। ये सफारी लिखा है, ये भी ब्राउजर है। और ये लिखा है ओपेरा, ब्राउजर है। इसके अलावा आप आ जाओ डक डक गो में, ये सर्च इंजन है ना। और बिंग में आ जाओ, ये भी सर्च इंजन है। आप यहाँ पे आ जाओ गूगल में, ये भी सर्च इंजन है। और याहू में चले जाओ, ये भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 6, 7, 10। 1, 2, 4, 6, 7 और 10, ये सारे के सारे ब्राउजर हैं और बाकी बचे सर्च इंजन है। ठीक, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं कंप्यूटर की क्लास में। आप वहां से देखिए, सवाल कंप्यूटर के वहीं से मिलेंगे मैक्सिमम। आगे पढ़ो। 96 में कह रहा है एक एमएस एक्सेल शीट में निम्न चरणों का पालन करते हुए नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? D5 सेल पर क्लिक करें। बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे आप एमएस एक्सेल खोलते हो, एक पेज खुला, इसमें कई सारी सेल्स होती हैं, है ना, कॉलम होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस प्रकार से। तो जो ब्लैक हो और जिसमें बॉर्डर हो उसे एक्टिव शेल कहा जाता है। तो खैर, ये सेल है। कह रहा है D5 सेल पर क्लिक करो, तो मान लेते हैं ये D5 है। आपने इस पर क्लिक किया। इसके बाद शिफ्ट कुंजी दबाएं और B3 सेल पर क्लिक करें। इस पर शिफ्ट कुंजी दबाओ और मान लेते हैं ये B3 है, तो B3 पर क्लिक किया शिफ्ट के साथ। अब शिफ्ट जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपके जो बॉक्स होता है, बॉक्स का मतलब नेम बॉक्स है ना, वहां पर लिख के आ जाता है D5। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये हालांकि ये सारे के सारी जो एमएस एक्सेल में प्रैक्टिकल वाले फार्मूलेस थे, उनको मैंने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया हुआ है। टेक्टाइल सेंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 97 देखो। टेक्टाइल सेंसर को कहा जाता है टच सेंसर। ठीक, टच सेंसर। आगे बढ़ो, 98 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए हम करते हैं सेंसर का उपयोग। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ो जरा, 99 में आ जाओ। ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या होते हैं? एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें कोई लूप नहीं होता है। क्या ये सही है? क्या होते हैं ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क? दरअसल ये जो ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क लिखा है, इसे कहते हैं AANN। इसका जो पूरा नाम होता है ऑटो से एसोसिएटिव, याद रखिए, ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क। ठीक, पूरा नाम भी याद रखना। एक तंत्रिका नेटवर्क है जिसमें कोई लूप नहीं होता है। एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक होता है, ये सही हो जाएगा। इसमें फीडबैक होता है। दरअसल ये जो होते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होते हैं, ये इन्हें कहा जाता है
यह फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है और इसमें 3 परतों में 2 न्यूरल नेटवर्क में विभाजित किए जाते हैं। एक तटस्थ नेटवर्क जिसमें एक लूप होता है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पूर्व प्रसंस्करण के साथ होता है। नहीं, बी पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाओ। 100 में कह रहा है कि सही सुमेलित की पहचान करो। एल्गोरिदम क्या होता है? चरणों का एक अनुक्रम है जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है। abstraction होता है अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल असाधारणों को सरल बनाने की प्रक्रिया। ये भी सही है। 1 मिनट। सही सुमेलित पहचानना है ना? हाँ, ठीक है। प्रोसीजर किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। ये भी ठीक है। कंप्यूटर साइंस सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। हाँ। थ्रूपुट किसे कहते हैं? एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है। ये गलत हो जाएगा। दरअसल थ्रूपुट एक रेट होता है जिस पर डेटा को संसाधित या फिर स्थानांतरित किया जाता है। और ये जो थ्रूपुट होता है कहते हैं इसे प्रति सेकेंड बिट्स में मापा जाता है। प्रति सेकेंड बिट। अच्छा, इसका 1 2 3 4 फिर सही होगा। 1 2 3 और 4। हाँ, ठीक है, सी पार्ट। तो ये 100 क्वेश्चंस थे मॉक नंबर 9 के। ठीक, 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इनको आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना हो तो एप्लीकेशन में जाके इसको आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।